नमस्कार। अब आते हैं हम एफिड्रा में रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है, एफिड्रा डायोसियस प्रजाति होती है। तो इसके अंदर डायोसियस यानी कि मेल और फीमेल अलग संरचनाएं अलग अलग पौधे पर विकसित होती हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि मेल कौन किस तरह से यहाँ पर बनता है और उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, यानी कि पॉलन का फॉर्मेशन यहाँ पर किस तरह से होगा। तो यहाँ पर अधिकांश जातियाँ जो है वो डायोसियस होती हैं, लेकिन प्रोफेसर पीएन मेहरा ने एफिड्रा इंटरमीडिया नाम की प्रजाति के अंदर बताया है कि ये बाइसेक्सुअल स्ट्रोबिलस की उपस्थिति को सूचित किया है। उन्होंने बताया कि ये एफिड्रा की जो जाति है इंटरमीडिया, इसके अंदर दोनों प्रकार के स्ट्रोबिलस एक ही प्लांट पर पाए जाते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल प्रजाति है। जो मेल स्ट्रोबिलस है वो नीचे की ओर स्थित होते हैं और फीमेल स्ट्रोबिलस जो है वो ऊपर की ओर देखे गए हैं। सामान्यतया यदि देखा जाए तो एफिड्रा के अंदर अलग अलग जितनी भी प्रजातियां हैं उनमें जो नर और मादा संरचनाएं जो पाई जा रही हैं वो बाई आकारिकी में तो एक जैसी होती हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर इनका अलग अलग होता है। और ये एफिड्रा जो है ये जनरली ये द्विलिंगी इनके अंदर डायोसियस प्रजाति ही होती है जनरली। और इस बात की पुष्टि लैंड नाम के साइंटिस्ट ने और इम्स ने भी की है कि एफिड्रा जो है वो डायोसियस प्रजाति होती है। इसके अंदर मेल और फीमेल कोन अलग अलग प्लांट पर लगते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम कि मेल कोन किस तरह सा कैसी रचना दिखाई देती है। तो मेल कोन जो है वो आवृत्तिबीजी पौधों के अंदर स्पाइक प्रकार का जो पुष्पक्रम पाया जाता है उसके जैसा दिखाई देता है। ये एक संयुक्त संरचना है जो कि जो मेल प्लांट है उसकी शाखाओं की जो नोड्स है उसके ऊपर नोड्स पे जो स्काली लीव्स पाई जाती है उनके कक्ष में ये समूह में विकसित होते हैं। 2 से 4 के समूह में विकसित होते हैं और ये एक मॉडिफाइड ब्रांच के समान संरचना दिखाई देती है। नरशंकु की आकारिकी यदि हम देखें तो इसकी नरशंकु की आकारिकी में एक सेंट्रल एक्सिस पाया जाता है और जिसके ऊपर ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। 2 से 12 पेयर ब्रैक्ट्स के पाए जाते हैं जो कि अपोजिट और डिकासेट अरेंजमेंट में पाए जाते हैं सेंट्रल एक्सिस पर। ऊपर की ओर जो ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं उनके अंदर प्रत्येक कक्ष में एक मेल शूट या मेल फ्लावर विकसित होता है, जबकि नीचे वाले जो होते हैं, ऊपर वाले जो होंगे वो फर्टाइल होते हैं और नीचे वाले जो होते हैं वो स्टेराइल होते हैं। तो नर पुष्प को हम 2 भागों में विभेदित कर सकते हैं। एक कुछ जो इसकी संरचना है नर पुष्प की, वो मेल फ्लावर जो है वो किस प्रकार से हमको दिखाई देता है। तो मेल फ्लावर में स्टॉक, पेरिएंथ और माइक्रोस्पोरेंजिया ये संरचनाएं हमको दिखाई देती हैं। यहाँ पर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम है, ये यहाँ पर ये बंच में ये नोड है, ये स्टेम का ये नोड वाला भाग है। यहाँ पर ये बंच में 2 से 12 ये पेयर में ब्रैक्ट्स पाए जा रहे हैं और ये यहाँ पर ये बंच में मेल फ्लावर पाए जा रहे हैं। यदि इसकी एलिस काटते हैं तो इस तरह से ये यहाँ पर सेंट्रल एक्सिस दिखाई देती है और सेंट्रल एक्सिस की तरफ से ये ब्रैक्ट्स निकलते हैं और ये ऊपर की तरफ जो पाए जा रहे हैं ये फर्टाइल ब्रैक्ट्स हैं, इनके ऊपर मेल फ्लावर पाया जा रहा है। ये इस तरह से ये मेल फ्लावर की संरचना है। इसके अंदर ये स्टॉक होता है, ये पेरिएंथ है और इसके ऊपर ये एंथीरोफोर कहते हैं, ये एंथीरोफोर पाए जाते हैं जिनको पुंकेसर धर या लघु बीजाणु माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर ये पाई जाती हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना, आंतरिक संरचना हमको इस तरह से दिखाई देती है। तो इस प्रकार से ये माइक्रोस्पोरेंजिया इसके अंदर बंच में पाए जाते हैं और कोन एक्सिस की तरफ, अब कोन एक्सिस के दोनों तरफ अपोजिट डिकासेट अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। और ये जो है ये इसके अंदर जो संरचना है स्टॉक, तो मेल फ्लावर के अंदर एक छोटा बेलनाकार वृंत पाया जाता है जिसे माइक्रोस्पोरेंजियोफोर या एंथीरोफोर कहा जाता है और मुख्य अक्ष से संवहन आपूर्ति के लिए ये जुड़ा रहता है।
इसके बाद जो दूसरी संरचना है पेरियंथ पाई जाती है। पेरियंथ जो है वो एंथीरोफोर के आधारीय भाग में दो संयुक्त सहपत्रिकाओं का बना हुआ पेरियंथ पाया जाता है, मतलब दो ब्रैक्ट्स आपस में संयुक्त होकर पेरियंथ को बनाती हैं। इसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया, तो एंथीरोफोर, ये यहाँ पर डायग्राम में जो आपको बताया है कि ये डायग्राम, ये एंथीरोफोर, इस एंथीरोफोर के ऊपर ये माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है। तो एंथीरोफोर के ऊपरी सिरे पर 1 से लेकर 8 तक माइक्रोस्पोरेंजिया पाई जाती है, जो कि या बाई या ट्राइलोक्युलर होती है, और इसमें इसकी भित्ति जो है, वॉल जो है वो पतली होती है, और परिपक्व होने पर ये इनका स्फुटन जो है, परिपक्व होने पर जब स्फुटन होगा तो वो छिद्रों के द्वारा होता है, और जिसके परिणाम स्वरूप माइक्रोस्पोर्स मुक्त होते हैं। अब ये माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, ये तो माइक्रोस्पोरेंजिया की संरचना होगी कि किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया मेल एक्सिस पर, मेल प्लांट पर लगे हुए होते हैं, और उनकी संरचना किस प्रकार की होती है। अब इनका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, विकास किस प्रकार से होता है माइक्रोस्पोरेंजिया का। तो नर पुष्प को, जो मेल फ्लावर है, उसको हम सिंपल कोन भी कहते हैं, और ये जो है पेरियंथ लीव्स से पूरी तरह से ढका हुआ होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट प्रकार का होता है। हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं, मतलब जो लीव्स, स्काली लीव्स की जो कक्ष में ये डेवलप होते हैं, तो वहाँ की जो कुछ कोशिकाएं, मतलब यूस्पोरेंजिएट प्रकार के डेवलपमेंट में क्या होगा कि स्पोरेंजिया के निर्माण में एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेंगी। तो कुछ कोशिकाएं यहाँ पर अन्य कोशिकाओं की तुलना में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल इकट्ठा करके कुछ अलग सी हमको दिखाई देती है, विभेदित हो जाती है उन कोशिकाओं से। इनको हम कहते हैं आर्चीस्पोरियल इनिशियल। अब ये जो आर्चीस्पोरियल इनिशियल है, इसके अंदर पहले पेरिक्लाइनल डिवीज़न होगा, और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। बाहर वाली जो कोशिका है वो प्राइमरी जैकेट सेल या वॉल सेल कहलाती है, और भीतर वाली जो कोशिका है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। जो वॉल कोशिका है, प्राइमरी जैकेट सेल जो है, उसके अंदर फिर एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न के फलस्वरूप 3 लेयर का निर्माण होता है। सबसे बाहर वाली परत एपिडर्मिस कहलाती है, मध्य वाली मिडिल लेयर कहलाती है, और आंतरिक टैपिटम लेयर कहलाती है। कुछ एग्जाम्पल्स में, मतलब कुछ जातियों के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सीधे ही एपिडर्मिस का निर्माण कर देती है, स्पोरेंजिया की एपिडर्मिस का निर्माण कर देती है, और जो स्पोरोजिनस सेल है, स्पोरोजिनस इनिशियल, वो मतलब जो जैकेट सेल है वो डायरेक्ट एपिडर्मिस का वॉल का निर्माण कर देगी स्पोरेंजिया की। और अब ये जो मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर जो है वो स्पोरोजिनस सेल के, स्पोरोजिनस इनिशियल के एंटीक्लाइनल पेरिक्लाइनल डिवीज़न के द्वारा मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर बनाती है। सामान्यतः जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो विभाजित होकर पहले स्पोरोजिनस सेल और बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु जो मदर सेल है वो मियोसिस डिवीज़न के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है। इसकी अब ये तो इसकी संरचना होगी कि बाहर की तरफ एपिडर्मिस होगा, मिडिल लेयर और टैपिटम लेयर, और अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू, और स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करेगा स्पोरोजिनस टिश्यू। फिर जो बाह्य त्वचा, जो एपिडर्मिस और मिडिल लेयर की कोशिकाएं जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, और जबकि टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो पैक्टिन के द्वारा निर्मित होती हैं। इफिड्रा में माइक्रोस्पोर मदर सेल के बनने तक माइक्रोस्पोर में स्टार्च ग्रेन नहीं पाया जाता है, और जब यहाँ पर माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तब स्टार्च टैपिटम की कोशिकाओं में दिखाई देता है। माइक्रोस्पोर के जो मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, स्पोरोजिनस मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन से विभाजन के बाद इसकी विभिन्न परतों में स्टार्च दिखाई देता है, और लघु बीजाणु के निर्माण के पहले बाह्य त्वचा
और मिडिल लेयर और टैपिटम की लेयर की कोशिकाओं में एंटीक्लाइनल डिवीज़न होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप स्पोरेंजिया का आकार बढ़ जाता है। और स्पोरेंजिया की जो कोशिकाएं हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू जो है, स्पोरोजिनस सेल्स जो है, वो सभी तल से विभाजित होकर और एक स्पोरोजिनस टिश्यू बनाती है, मांस बनाती है। और ये स्पोरोजिनस मांस की जो कोशिकाएं हैं, ये स्पोरोजिनस मदर सेल बनाती हैं, जो आगे चलकर स्पोरोजिनस मदर सेल ये म्योसिस डिवीज़न के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का या पॉलन का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर जो मिडिल लेयर है, जब ये पॉलन ग्रेन्स का निर्माण हो जाता है, तब ये जो मिडिल लेयर है ये क्रश्ड हो जाती है और क्रश्ड होकर चपटी हो जाती हैं। और जो टैपिटम लेयर की कोशिकाएं हैं, ये 2 से 4 केंद्र की और सघन जीवद्रव्य वाली, इनके अंदर मतलब केंद्रक जो है 2 से 4 हो सकते हैं एक कोशिका में। और जीवद्रव्य जो है प्रोटोप्लाज्म काफ़ी सघन हो जाता है इनके अंदर। महेश्वरी के अनुसार इफिड्रा फोलिएटा के अंदर जो स्पोरोजिनस मदर सेल है, इसके अंदर 14 क्रोमोसोम्स होते हैं। और माइक्रोस्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से पहले फैलकर चपटी और पतली हो जाती है और इनकी सेल वॉल जो है वो घुल जाती है और कैलॉस की एक परत सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में बन जाती है। जैसे जैसे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, वैसे वैसे इस कैलॉस की मोटाई में वृद्धि होने लगती है और ये वृद्धि जो है वो सेंट्रीपिटल क्रम में होती है, अर्थात परिधि से केंद्र की तरफ ये कैलॉस वृद्धि करता है। और फिर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, जो कि टेट्राहाइड्रल टेट्रॉड्स या डिकसेट अरेंजमेंट में व्यवस्थित होते हैं या फिर आइसोबाइलेटरल टेट्रॉड्स के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं। टैपिटम की जो कोशिकाएं हैं, ये टेट्रॉड के बन जाने के बाद विघटित हो जाती हैं और इनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो विकसित माइक्रोस्पोर या पोलन को पूरी तरह से घेर लेता है और इनके पोषण में प्रयुक्त होता है। इन माइक्रोस्पोर्स में स्पोर पॉलिनिन के निर्माण की क्षमता होती है, जैसा कि आवृत्तबीजी पादपों में होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी स्पोर पॉलिनिन की निर्माण की क्षमता होती है। माइक्रोस्पोर की संरचना यदि हम देखें तो ये टेट्रॉड के समूह में पाए जाते हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया में व्यवस्थित होते हैं। इनकी आकृति लगभग अंडाकार या एलिप्टिकल होती है, दीर्घवृत्ताकार हो सकती है। और इनकी भित्ति जो है, इनकी वॉल जो है पॉलन की, वो द्विस्तरीय होती है। बाह्य भित्ति मोटी होती है, एक्साइन कहलाती है और इसके ऊपर अनेक समानांतर रेखाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 12 हो सकती है। सामान्यतः इनमें 7 जो समानांतर लाइनें पाई जाती हैं। आंतरिक भित्ति जो है वो इंटाइन कहलाती है और ये पतली होती है। इस प्रकार से ये पॉलन का निर्माण होता है और स्पोरोफिटिक जनरेशन का प्रारंभ हो जाता है। ये स्पोरोजिटिक जनरेशन को विकसित करते हैं। तो इस प्रकार से पॉलन का मेल स्ट्रोबिलस में स्पोरेंजिया का निर्माण होता है और उन स्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स का या पॉलन का निर्माण होता है। धन्यवाद।